हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। एसएसटी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं एसएसटी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 से 15 प्रश्न भी सही कर ले रहे हैं तो आपकी एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान की तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस टेस्ट में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं जो हर वर्ष सीटेट एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो असली वाला टेस्ट शुरू होने जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या राज्यपाल या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश? इस प्रश्न का उत्तर सभी का सही होना चाहिए। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। यहां पे तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प चुनें। कथन ए है, कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। बिल्कुल सही है। कथन आर कह रहा है कि छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते। यह भी बिल्कुल सत्य है भाई। ए आर सही है और एक दूसरे की यहां पे व्याख्या भी कर रहे हैं, यानी कि ए की आर सही व्याख्या कर रहा है यहां पे। तो यहां पे पहला ही ऑप्शन आपका यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? बेगार, अनियमित, दिहाड़ी, असंगठित। नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प का चुनाव करें। बताइए, भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो केवल ये वाला बेगार वाला, ठीक है, प्रतिबंधित किया गया है। तो यहां पे केवल ए ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे आ गया है। सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है समुदायों की बड़ी संख्या, सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, रियासतों को तुष्ट करना यानी कि संतुष्ट करना, या ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी। बताएंगे सभी लोग, भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह है क्या? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने की मुख्य वजह क्या है? समुदायों की बड़ी संख्या। ओके, यहां पे पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पे क्या है, ए वाला कह रहा है कि लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहद स्काउट लीडर बनते हैं। बी कह रहा है लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं। सी कह रहा है लड़कियां सौम्य और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। डी कह रहा है लड़के दबंग और उग्र होते हैं। कौन से कथन रूढ़िवादिता को पोषित करते हैं? बिल्कुल सरल प्रश्न है, फटाफट सोच समझकर इस प्रश्न का उत्तर देंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहां पे ए वाला अगर आप लोग पढ़ेंगे, कह रहा है कि लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनाते हैं। ये जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है ना? तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा, मतलब उत्तर सही होगा, प्रश्न एक तरीके से गलत है। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है, लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं। ठीक है भाई, अच्छे होते हैं, बट यहां पे जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं दिया गया है। अब सी वाला क्या कह रहा है कि लड़कियां सौम्य और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं। ये जेंडर रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है। क्या लड़के अच्छी देखभाल नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं। तो किसी एक जेंडर को यहां पे बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, ये वाला और ये वाला। उसके बाद लड़के दबंग और उग्र होते हैं। नहीं भाई, किसी एक जेंडर को आप बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। ठीक है,
तो ए सी डी आपका यहां पे करेक्ट होगा, ए सी डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे आ गया है। निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति। बिल्कुल सरल प्रश्न है, अगर आप लूसेंट भी पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का जवाब आप दे देंगे। भारत की संसद क्या क्या मिलकर बनते हैं बताइए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल हैं। ठीक है, क्या क्या? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो यहां पे करेक्ट आंसर जो आपका होगा एबीडी वाला। ठीक है, एबीडी, राज्य विधानसभा इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए डाउट क्लियर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहां पे देख सकते हैं। और मैं जितने भी क्वेश्चंस अपनी क्लास में लाता हूं वो सारे के सारे आपके पीवाईक्यू ही होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को क्या चाहिए? प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित करना या प्रेरित करना, राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, किसी एक धर्म को समर्पण नहीं देना, देश में धार्मिक संघर्ष विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना। बताइए, भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए क्या? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए क्या? किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, यही चाहिए संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को। ठीक है, जैसे अपना भारत देश है, सभी धर्मों को स्वीकार करता है, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं करता है। ठीक है, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य को बेहतर व्याख्या करता है? ए कह रहा है कि व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। बी कह रहा है ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। बी कह रहा है ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी नहीं है। तो केवल इसमें भाई ए वाला सही है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है वो निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वो उच्च न्यायालय जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो ए वाला इसमें केवल सही है आपका ऑप्शन तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा उसका बाकी समाज से अलगाव या उनकी संस्कृति का विविधीकरण है या अल्पसंख्यकों का संरक्षण या जो है उनका सामाजिक सशक्तिकरण। बताइए, किसी समुदाय के घेटोआइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है क्या? उसका बाकी समाज से अलगाव। यहां पे पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे आ गया है, फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है? फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाकों का तय किया जाना या ठेलों को सड़कों पर प्रतिबिंबित करना या छोटी दुकानों को जो है ठेलों को जगह स्थान देना या ठेलों और फुटपाथ पर सामान बेचने वाले स्थानीय सरकार द्वारा कर लगाना। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने को जीविकोपार्जन के अधिकार के रूप में देखने की एक तरफ निम्नलिखित में से क्या एक कदम है? पहला ही इसमें आपका करेक्ट होगा कि फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने के लिए शहरों के कुछ इलाके तय किया जाना। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त जो है विकल्प का चयन करिए। कथन ए है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में अनेक
काल्पनिक और वास्तविक दोनों वृत्तांत होने चाहिए। कथन आर है यहाँ पे, यानी कि कारण जो है, वृत्तांत अधिगमकर्ताओं को विचारों और संस्थानों को समझने में सक्षम बनाते हैं तथा अंतर निरीक्षण को प्रोत्साहित करते हैं। तो इसमें बताइए कौन कौन सा सही हो जाएगा। गुड इवनिंग सभी को भाई, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए सब लोग। जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुआ करें, लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। तो यहां पे ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की यहां पे व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को जानकार और तार्किक बनाना है, या पेशेवर बनाना है, या राजनीतिक रूप से अति सक्रिय बनाना है, या सामाजिक रूप से सक्रिय बनाना है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। स्कूली स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के आधारभूत उद्देश्य को विद्यार्थियों को क्या बनाना है। तो आप जो है जानकार और तार्किक बनाएंगे, ठीक है। साथ ही पेशेवर बनाना है, साथ ही सामाजिक रूप से सक्रिय रूप बनाना है, राजनीतिक रूप से नहीं। तो ए बी डी आपका यहां पे करेक्ट होगा, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। सर्वेक्षण, भूमिका निभाना, समय सीमा, या खुले अंत वाले प्रश्न। बताएंगे सब लोग। विद्यार्थियों को मुगल प्रशासन के कर्मियों की विविध भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त कौन सा है। वो है आपका भूमिका निभाना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। विद्यालय के सादृश्य के साथ अगर सरकार के संसदीय रूप की व्याख्या की जाती है, जहां प्रधानाचार्य प्रधानमंत्री हैं एवं वरिष्ठ शिक्षक मंत्रिपरिषद हैं, यहां विद्यालयी कर्मचारियों के लिए कौन सा उपयुक्त सादृश्य होगा। विधायिका, विपक्ष, न्यायपालिका, या कार्यपालिका। बताएंगे सब लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहां पे करेक्ट आंसर आपका जो है कार्यपालिका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। एक शिक्षिका अपनी कक्षा का आरंभ पशु चारागाह के लिए भूमि से संबंधित मामले पर चर्चा के लिए एकत्रित हो रहे लोगों की घटना पर चर्चा करती हैं। वह निम्नलिखित में से किस पर संभावित रूप से चर्चा कर रही हैं। नगर प्रशासन, पंचायती राज, निचली न्यायपालिका, या आरक्षण। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे भाई। तो यहां पे पंचायती राज हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है, तब एक शिक्षक से क्या अपेक्षित होता है। शिक्षक को सभी विद्यार्थियों को शांत कराना चाहिए और परिचर्चा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना चाहिए, या शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके, या शिक्षक को जो ऊंचे स्वर में बोल रहे हो उन्हें डांटना चाहिए, या शिक्षक आरंभ में ही ऐसे विषयों को काट देना चाहिए। बताइए कक्षा में अगर कोई विषय आवेगपूर्ण परिचर्चा को उत्पन्न करता है, तब एक शिक्षक क्या अपेक्षित होता है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो शिक्षक को ऐसे मामलों पर परिचर्चा परिपक्वता से करानी चाहिए ताकि स्वतंत्र विचारों के साथ दृढ़ रूप से चर्चा की जा सके। तो यहां पे दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका और जिम्मेदारी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनिए। ए कह रहा है उसे विद्यार्थियों का गतिविधियों और परियोजनाओं के साथ मनोरंजन करना चाहिए। बी कह रहा है उसे एक ऐसा शिक्षक होना चाहिए जो समकालीन घटनाओं और मुद्दों के ज्ञान
से खुद को सूचित रखती हो। सी कह रहा है विद्यार्थियों को उनके दैनिक जीवन और स्कूली जीवन में संबंध स्थापित करने में मदद करें। डी कह रहा है शिक्षार्थियों के नतीजा आधारित कक्षा वातावरण सुनिश्चित करें। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे आपका जो है, इसमें आपका जो है ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। बी सी आपका केवल सही होगा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। कक्षा में जो है जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर अधिक केंद्रण करना चाहिए? बताइए सब लोग, किन पर अधिक केंद्रण करना चाहिए शिक्षक को? चूंकि घर का कार्य का मूल्य नहीं चुकाया जाता इसलिए उसे उत्पादक कार्य नहीं माना जाना चाहिए। बी कह रहा है लैंगिकता के मुद्दे सिर्फ महिलाओं और लड़कियों के होते हैं। और सी कह रहा है यह दर्शाने के लिए कि समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता, केस स्टडीज का प्रयोग किया जा सकता है। कक्षा में जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करते समय शिक्षक को निम्न में से किन पर अधिक केंद्रित करना चाहिए? यह दर्शाने के लिए कि समाजीकरण हर जगह एक जैसा नहीं होता, केस स्टडीज का प्रयोग किया जा सकता है। तो केवल सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान दिए जा सकते हैं? सही विकल्प चुनना। राष्ट्रीय गान, सुल्ताना का स्वप्न कहानी, मताधिकार आंदोलन या महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। लैंगिक बराबरी की समझ को बेहतर करने के लिए निम्न में से कौन से उदाहरण कक्षा में चर्चा के दौरान दिए जा सकते हैं? सुल्ताना का स्वप्न कहानी, मताधिकार आंदोलन, महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार। तो बी सी डी आपका यहां पे करेक्ट होगा, ऑप्शन दूसरा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहां पे देख सकते हो। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती हैं। निम्न में से कौन सा या से उदाहरण चर्चा के लिए सबसे उपयुक्त है? यहाँ पे ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन, सी भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपनी कक्षा में भेदभाव के विषय पर चर्चा करना चाहती है। निम्न में से कौन सा या से उदाहरण चर्चा के लिए उपयुक्त होंगे? तो ये वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन के अनुभव और ओम प्रकाश वाल्मीकि की पुस्तक जूठन। ए बी आपका यहाँ पे केवल करेक्ट होगा, ए बी। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। भेदभाव के संप्रत्यय का परिचय देने के पश्चात एक माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों को निम्न सामाजिक स्तर के लोगों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भेदभावों की समीक्षात्मक जांच में संलिप्त जो है करना चाहती हैं। निम्न में से कौन सी गतिविधि या गतिविधियां उनकी पाठ्य योजना में स्थान पा सकती है? सभी लोग जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें ये वाला सही हो जाएगा आपका, दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन करना, साथ ही भेदभाव से संबंधित अखबार के लेखों को एकत्र करना। ए सी ऑप्शन तीसरा आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। कथन ए है किसी आर्थिक व सामाजिक मुद्दे पर एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बहुत बहुल जो है दृष्टिकोण की समझ होनी चाहिए। कारण आर है गरीबी और जातिगत भेदभाव जैसे मुद्दे की कई तरीके से व्याख्या करने की जरूरत पड़ सकती है। सही विकल्प चुनिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करिए।
दोनों सही हैं और यहाँ पे ए की आर सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आ गया है। सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्चा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। कथन ए है, माध्यमिक यानी कि मिडिल स्तर के उपरांत विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत कई अन्य उपविषयों का अध्ययन करने की जरूरत होती है और यह पाठ्यचर्चा के भार को बढ़ाता है। कथन आर है, सामाजिक विज्ञान में पाठ्यचर्चा भार के लिए मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से स्कूली बच्चों के लिए जो है सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम सामग्री का विकास किया गया है वह बोधगम्य नहीं है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। और आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज्यादा समय चाहिए वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहां पे भी ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी यहां पे कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जा सकता है। भुज में भूचाल के समय की फोटो एवं इसके विवरण, अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन, इंदिरा गांधी को लिखे गए जवाहरलाल नेहरू के पत्र, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज। बताइए निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान की कक्षा में द्वितीयक स्रोत की तरह माना जा सकता है। अकबरनामा पर लेखों के संपादित संकलन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। बताएंगे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प चुनिए। बिल्कुल सही है आपका, यहाँ पे सीधे सीधे साफ साफ लिखा हुआ है कि विश्लेषणात्मक रूब्रिक प्रदर्शन वर्णक और अधिगम निष्कर्ष लिए हुए, जहां सूची एकांकी मानक किंतु विस्तृत प्रदर्शन वर्णक है, समग्र परक रूब्रिक दोहरे मानक किंतु विस्तृत वर्णक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके के जो है आते हैं प्रश्न आपके एग्जाम में। ठीक है, और ऐसे सरल आपको जो है सब्जेक्ट वाले में नहीं देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं। बताएंगे सब लोग, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के अनुप्रयोग पहलू का आकलन करते हैं। यहाँ पे 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, आर्थिक गतिविधियों और गैर आर्थिक गतिविधियों के बीच एक अंतर लिखिए और उपयुक्त उदाहरण दीजिए। प्रत्यक्ष कर क्या है, उदाहरण दीजिए। दक्षिणी एशिया में कई देश में शासन के संघीय तंत्र नहीं है, व्याख्या कीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ये वाला आपका सही होगा, इसमें ये वाला तीनों आपके यहाँ पे सही होंगे। बी सी डी ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न जो है शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं। बताइए कौन से प्रश्न शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करते हैं। जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए, भारत में मुख्य मौसम कौन से हैं, आज के समय में और महाजनपदों के समय में गांव की व्यवस्था करने में 3 अंतर दीजिए। वनस्पति जगत और प्राणी जगत की उपस्थिति खाद्य के निर्माण पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। लोगों को संसाधन के रूप में व्यक्त करने से आप क्या समझते हैं। तो इसमें केवल पहला वाला ही सही है कि जलवायु और मौसम की परिभाषा दीजिए, भारत में मुख्य फसल कौन सी है। ठीक है, ये शिक्षार्थियों के केवल तथ्यात्मक ज्ञान का आकलन करता है, ये प्रश्न केवल ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार आकलन उपक्रमों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। बच्चे का सर्वांगीण विकास, ज्ञान के स्थानीय से वैश्विक पहलुओं को जोड़ना, क्रियाकलापों खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना, बाल स्नेही और बाल केंद्रित रीति में सीखना। तो
तो बच्चे का सर्वांगीण विकास हो जाएगा, क्रियाकलापों खोज एवं अन्वेषण द्वारा सीखना हो जाएगा, बाल स्नेही बाल केंद्रित रे में सीखना हो जाएगा। ACD आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यालयों में आकलन निम्नलिखित कारणों से किया जाता है, उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सी को छोड़कर सब आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। ए वाला भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बी वाला भी हो जाएगा, डी वाला भी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क भी है। इसका जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जो है उत्तर टाइप करके बताना, ठीक है। तो ये SST के आज थोड़ा सा टफ क्वेश्चन थे, और भाई यही लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं सरल प्रश्न नहीं कराता हूं, ये बिल्कुल PYQ हैं, ठीक है। 2022 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है टोटल। ओके, तो कितने क्वेश्चन आपके थोड़ा सा कम ही सही हुए होंगे, कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।